हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा और कक्षा के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू को डिस्कस करके चलेंगे। और कई बार ये होता क्या है कि आपकी परीक्षाओं में मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जब मामला लैंग्वेज ओरिएंटेड हो जाता है तो थोड़ा आप इजीली कन्फ्यूज्ड हो ही जाते हैं। तो आज की इस कक्षा के माध्यम से भारतीय इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पहलू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप कहेंगे जजिया टैक्स। अब आपको लग रहा होगा कि जजिया टैक्स के रिगार्डिंग हम आपसे क्या बात करेंगे, कि पहली बात तो एक है कि जजिया टैक्स के रिगार्डिंग जो कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, एक तो ये है कि आज के इस डिस्कशन के माध्यम से जजिया टैक्स के संदर्भ में वो तमाम प्रकार की जानकारियाँ हम आपको देने का कार्य करेंगे। दूसरी बात एक है कि जजिया टैक्स के संदर्भ में हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जिनकी ओर जल्दबाजी में आपका ध्यान ना गया हो, तो वो तमाम प्रकार की जानकारियाँ भी क्या हैं हम आपके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप एक बात देखो, जब जजिया टैक्स को आप लोग कैलकुलेट करने की बात करते हो तो सबसे पहला ध्यान आपका कहाँ जाना चाहिए। मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने आपके सामने क्या लिखा, जजिया टैक्स। तो जब आप साथियों जजिया टैक्स को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो वेरी फर्स्ट डिस्कशन आपका क्या होना चाहिए, तो वेरी फर्स्ट डिस्कशन जो आपका होगा वो यहाँ से होगा। देखिए कि जजिया टैक्स के बारे में कहा जाता है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को लेकर के चले हैं, बात को समझना, अगर आप किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, ओके, अगर आप किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं और इस ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में ये कहते हैं कि भी देखो ऐसा है कि अगर यहाँ पर मुस्लिम रूल बना हुआ है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर क्या बना हुआ है साथियों, मुस्लिम शासन बना हुआ है। तो ये जो जो आपका मुस्लिम रूल यहाँ पर बना हुआ है, तो इस मुस्लिम रूल के साथ, इस मुस्लिम शासन के साथ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सोसाइटीज इस्टेब्लिश करके चलना है। आपको यहाँ पर क्या है, सोसाइटीज इस्टेब्लिश करके चलना है। और सोसाइटीज इस्टेब्लिश करने का सही तरीका क्या होगा, एक तो आप दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको मान लीजिए आपने क्या कहा, मुस्लिम सोसाइटी। एक मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या दिखाया, मुस्लिम सोसाइटी आपने दिखाया। और सेकंड वन आपने यहाँ पर क्या दिखाया, तो सेकंड वन आपने क्या दिखा दिया, नॉन मुस्लिम सोसाइटी आपने दिखा दिया। आपने क्या दिखा दिया, नॉन मुस्लिम सोसाइटी आपने यहाँ पर साथियों दिखा दिया, ओके। तो जजिया टैक्स के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में अगर आप मुस्लिम शासन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं और उस मुस्लिम शासन के सामने जो आपका नॉन मुस्लिम सोसाइटी होगा, जो आपका गैर मुस्लिम समाज आपको दिखाई पड़ रहा है, तो गैर मुस्लिम समाज के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि ये जो मुस्लिम शासन है, ये मुस्लिम शासन क्या करेगा, ये गैर मुस्लिम समाज का भी यानी कि नॉन मुस्लिम सोसाइटी का भी क्या करेगा, वेलफेयर करेगा। ऐसा नहीं कि केवल वेलफेयर किसका करेगा, मुस्लिम समाज का करेगा। तो अगर आप जजिया टैक्स को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये व्यवहार एक बार कर लेना चाहिए कि इसके बारे में कहा जाता है कि जो मुस्लिम शासन आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस मुस्लिम शासन को आधार बना करके आपको अपने यहाँ रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन करनी होगी कि इस मुस्लिम शासन का ये भी परम कर्तव्य बन जाता है, ये भी नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि नॉन मुस्लिम सोसाइटी का भी क्या है, वेलफेयर करके चले। और नॉन मुस्लिम सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि इन रिटर्न इस मुस्लिम शासन को आप क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो वही जो टैक्स आपका क्या बनता है, इसको क्या कहते हैं, जजिया टैक्स कहते हैं। आ रही होगी बात आपके समझ में। अब अगली बात आपको ये कह करके चलनी पड़ेगी कि जजिया टैक्स का डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ से मिलता है। अगर आप जजिया टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जजिया टैक्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, तो आपको ये कहना होगा कि जजिया टैक्स का जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, प्रॉपर जो विवरण आपको दिखाई पड़ता है, वो शरीयत में आपको दिखाई पड़ता है। वो कहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, शरीयत में आपको दिखाई पड़ता है। और शरीयत में कंपाइलेशन किसका मिलता है, शरीयत में कंपाइलेशन किसका मिलता है, शरीयत में आपको मिलते हैं मुस्लिम रूल्स यानी कि मुस्लिम कानून आपको दिखाई पड़ते हैं। तो शरीयत जो है, इसको जब आप आधार बनाएंगे तब आपके लिए अब ये कहना आसान हो जाएगा कि जजिया जो है, अगर इसको एक कर के रूप में एज अ टैक्स अगर आप इसको लेकर के चलेंगे तो एज अ टैक्स इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो एज अ टैक्स इसका प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई पड़ता है ये शरीयत के अंदर ही आपको दिखाई पड़ता है।
और ये जो व्यवहार हमने करके आपको दिखाया कि अगर किसी भी भौगोलिक परिवेश में मुस्लिम शासन बना हुआ है और उस मुस्लिम शासन के सामने जो नॉन मुस्लिम सोसाइटी आप लोग कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो ये शरीयत के अंदर ही कहा गया है, ये शरीयत के अंदर ही कहा गया है कि मुस्लिम शासन का ये भी नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि वो नॉन मुस्लिम सोसाइटी का वेलफेयर करके चले, और नॉन मुस्लिम सोसाइटी का ये कर्तव्य बन जाएगा कि बदले में टैक्स पे करे, और उसी टैक्स को आप क्या कहेंगे, जजिया टैक्स कहेंगे। तो कई बार बड़े प्यार के साथ वो क्या है, आपको कंफ्यूज करके चल सकता है कि भाई जजिया टैक्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको कहां पर दिखाई पड़ता है। तो जजिया टैक्स का जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो आपको वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करके चल रही है, उसको आप क्या कहेंगे, शरीयत कहेंगे। जो बात मैंने आपको समझाने की बात की है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो जो ऑब्जेक्टिव हमने आपको दिखाने की बात की है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आप किसकी ओर से कैलकुलेट करते हैं, शरीयत की ओर से ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखिए मैंने जितने भी क्लासेस में जजिया टैक्स को कैलकुलेट किया होगा, जितनी भी पेड क्लासेस रही हैं अभी तक, तो जजिया टैक्स का जो करैक्टर है, तो करैक्टर के रिगार्डिंग मेरा व्यवहार क्या है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और मैं आपसे भी एक बहुत ही सावधानी अपेक्षा करके चलूँगा कि आप भी इस व्यवहार को थोड़ा अपना करके चलें। जब आप जजिया टैक्स के करैक्टर को, है ना, डिफाइन करने की बात करेंगे, तो ये तो आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, जजिया टैक्स, सपोज दैट हमने आपसे क्या कहा साथियों, जजिया टैक्स कहा, तो ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा कि जजिया टैक्स क्या है, क्या है, एक नॉन मुस्लिम टैक्स है। जजिया टैक्स कैसा है, एक नॉन मुस्लिम टैक्स है, क्योंकि भारत में अगर मुस्लिम शासन को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो जजिया टैक्स का जो प्रॉपर इम्पोजिशन है वो किस पर किया गया, वो गैर मुस्लिम समाज पर किया गया। बट आज के बाद मेरे प्यारे साथी क्या कह के चलेंगे, नॉन मुस्लिम टैक्स आप इसको कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज के बाद आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप रिलीजियस टैक्स भी कहेंगे। आज के बाद आप इसको क्या कहेंगे, रिलीजियस टैक्स भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ मामला किसका है, यहाँ धर्म का मामला आ जाता है। यहाँ मामला किसका है, यहाँ मामला धार्मिक मुद्दे का जुड़ा हुआ है। ओके, तो जजिया टैक्स का अगर आपको करैक्टर बताना हो, तो जब आप करैक्टर बताने की बात करेंगे तो आप इसको नॉन मुस्लिम टैक्स कह रहे हैं पहले से ही, ये हमको पता है, लेकिन नॉन मुस्लिम टैक्स कहने के साथ साथ आज के बाद आप इसको क्या कहेंगे, रिलीजियस टैक्स भी कहेंगे, यानी कि धार्मिक कर भी आप इसको कहेंगे। धार्मिक कर मैंने क्यों कहा, इसकी वजह आपको बताते हैं। धार्मिक कर मैंने क्यों कहा, इसकी वजह आपको बताते हैं। वजह यह है कि जजिया टैक्स के बिहाफ पे जो भी आपका कलेक्शन होता है, बात समझना, जजिया टैक्स के बिहाफ पर जो भी आपका कलेक्शन होता है, जो भी आप कलेक्शन करके चलते हैं, तो ये जो आपका कलेक्शन है, इसका जो सबमिशन है, इस कलेक्शन का जो सबमिशन होगा, यानी कि इसको सबमिट कहाँ पे किया जाएगा, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि इसका जो सबमिशन है वो स्टेट की ट्रेजरी में होगा। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि इसका जो सबमिशन है वो स्टेट की ट्रेजरी में होगा, यानी कि राज्य के राजकोष में इसका सबमिशन नहीं होता है, बल्कि इसका सबमिशन किसकी ओर जाता है, उलेमा क्लास की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है, उलेमा क्लास की ओर जाता है। यानी कि जजिया टैक्स के बिहाफ पर जो भी आप प्रॉपर कलेक्शन वाला मुद्दा जोड़ के चलते हैं, तो कलेक्शन वाला मुद्दा जैसे ही आप जोड़ने की बात करेंगे, तो आपको अब ये कहने का मौका मिल रहा है कि जजिया टैक्स के बिहाफ पे जो भी अमाउंट आप कलेक्ट करेंगे, उसका जो प्रॉपर सबमिशन है वो राज्य के राजकोष में नहीं होगा, स्टेट के ट्रेजरी में नहीं होगा, बल्कि इसका सबमिशन जो आप कहाँ कराएंगे, वो उलेमा क्लास की ओर कराएंगे। और उलेमा क्लास की ओर सबमिशन होने का मतलब ये होता है कि इसका जो प्रॉपर एक्सपेंडिचर होना है, इसका जो आपका प्रॉपर एक्सपेंडिचर होना है, यानी कि इसको जो प्रॉपर खर्च किया जाना है, वो किस में किया जाना है, वो रिलीजियस अफेयर में किया जाना है। वो किस में किया जाना है, वो धार्मिक जो आपके अफेयर्स होते हैं, रिलीजियस अफेयर्स में किया जाना है। और जाहिर सी बात है, ये जो आपके रिलीजियस अफेयर्स होंगे, इनका कनेक्शन किन के साथ आप इस्टेब्लिश करके चलेंगे, इनका कनेक्शन आप किसके साथ इस्टेब्लिश करके चलेंगे, तो आप किसके साथ करके चलेंगे, इस्लाम के साथ इनका कनेक्शन आप क्या है, इस्टेब्लिश करके चलेंगे। तो ये बड़ा आप कह के चलेंगे कि बड़ा डिफरेंट एक ग्राउंड आपको नजर आता है। हालांकि इससे पहले हम आपको ये समझाने की बात कर रहे थे कि मुस्लिम शासन में अगर गैर मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, तो मुस्लिम शासन में अगर गैर मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट होगा या विकास होगा, तो बदले में गैर मुस्लिम समाज को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर इस बिहाफ पे आप कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो इस टैक्स के बिहाफ पे जो कलेक्शन आप करा रहे हैं वो राज्य के कोष में जमा होना चाहिए। लेकिन बीच में क्योंकि मामला शरीयत का है,
शरीयत ने व्यवस्था ये बनाई है कि जो भी प्रॉपर आप कलेक्शन करके चलेंगे तो उस कलेक्शन का जो प्रॉपर सबमिशन होगा वो राज्य के कोष में नहीं होगा। राज्य को अगर गैर मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट करना है वो अपने हिसाब से करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसका जो मेजर बेनिफिट दिलवाने की बात करेंगे तो मेजर बेनिफिट किसको मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, उलेमा क्लास को मेजर बेनिफिट दिलवाए जाने की बातें होती हैं। और उलेमा क्लास को कहा जाता है कि जो अमाउंट आपके पास आएगा इस अमाउंट को इसका जो खर्चा होगा, इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा आप अपने हिसाब से करेंगे। जनरली हमको ये कहने का मौका यहाँ पे मिल जाता है कि जजिया टैक्स के बिहाफ पर उलेमा क्लास को जो भी आपने दिया है जब उसको खर्च करने की बात आएगी तो धार्मिक कार्यों के निष्पादन में, कंप्लीशन में क्या होगा, उसको खर्च किया जाएगा। और ये जो धार्मिक कार्य होंगे ये ऐसे होंगे जिनके बिहाफ पे आप क्या है, मुस्लिम कल्चर को या मुस्लिम रिलीजन को या इस्लामिक वैल्यूज़ को आप क्या करा पाएँ, प्रमोशन दिला पाएँ। ये सारी बातें क्या आपको यहाँ पर कह करके चलनी होती हैं। अब नई बात करते हैं। नई बात ये करते हैं कि अगर जजिया टैक्स का इंडिया में आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिखाना हो, क्योंकि ये सवाल हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, अगर जजिया टैक्स का वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपको दिखाना हो, क्या दिखाना हो, वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर आपको दिखाना हो, वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर आप दिखाएंगे किसका, जजिया टैक्स का, तो देखो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो जजिया टैक्स का है ये कौन करेंगे, ये करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। कौन करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम करेंगे। और मोहम्मद बिन कासिम की ओर से जजिया टैक्स का जो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, या आप कह सकते हैं कि जो वेरी फर्स्ट इम्पोजिशन है वो कहाँ पर हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध प्रोविंस ऑफ इंडिया, सिंध प्रोविंस ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत के सिंध प्रांत में क्या है, जजिया टैक्स को लागू करने का कार्य करेंगे। ये रहेगा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर वो आपसे ये पुटअप करने की कोशिश करता है कि भाई जजिया टैक्स का भारत में वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप कब लेकर के चलेंगे, तो जजिया टैक्स का इंडिया में जो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपको दिखाना है वो मोहम्मद बिन कासिम की ओर से दिखाना है। और यहाँ पर आप कैलकुलेट किसको करेंगे, सिंध प्रोविंस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सिंध प्रांत को करेंगे। एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि जजिया टैक्स का एक है कोड ऑफ कंडक्ट, कि ये व्यवहार कैसे करेगा। जजिया टैक्स का क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट आपको लेकर के चलना है। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसका जो डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई पड़ता है, इसका जो विवरण आपको मिलेगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा वो भी आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा साथियों, शरीयत के अंदर ही आपको दिखाई पड़ेगा। कि इसके अंदर दिखाई पड़ेगा, शरीयत के अंदर ही दिखाई पड़ेगा। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जजिया टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। जजिया टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो कहाँ कहाँ नहीं हो सकता, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। जैसे आप कहेंगे कि जो आपका वुमेन क्लास है यानी कि जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग पर आप इसका इम्पोजिशन नहीं कर सकते। जो आपके बच्चे हैं यानी कि चिल्ड्रन हैं उन पर भी क्या है, इसका इम्पोजिशन आप नहीं लेकर के आएंगे। जो आपके जैन मॉन्क्स हैं, जो आपके जैन मॉन्क्स हैं, या जो आपके साथियों क्या हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, आप उन पर भी क्या है, जजिया टैक्स का इम्पोजिशन लेकर के नहीं आएंगे। जो आपके क्रिपल हैं, क्रिपल मतलब जो आपके क्या अपंग हैं, जो आपके क्या अपंग हैं, तो अपंग लोगों पर भी क्या है, आप जजिया टैक्स का इम्पोजिशन नहीं लेकर के आएंगे। और जो आपका ब्राह्मण क्लास है, क्या कहेंगे, जो आपका ब्राह्मण क्लास है, तो ब्राह्मण क्लास पर भी क्या होगा, जजिया टैक्स का कोई इम्पोजिशन आपको करके नहीं चलना है। तो इसे आप हमेशा क्या कहेंगे कि जजिया टैक्स का एक प्रॉपर आपको क्या मिल जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और जजिया टैक्स का कोड ऑफ कंडक्ट आपको ये डायरेक्शन देने की बात करता है कि आपको ये समझने का मौका यहाँ पे मिल रहा है कि जजिया टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। महिला वर्ग पर नहीं होगा, बच्चों पर नहीं होगा, जैन साधुओं पर नहीं होगा, बौद्ध साधुओं पर नहीं होगा, अपंगों पर नहीं होगा, और ब्राह्मण क्लास से संबंधित जो आपके लोग हैं उन पर भी नहीं होगा। लेकिन हुआ ये उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के संदर्भ में अपने सैनिक अभियानों का संचालन किया, तो सैनिक अभियानों के संचालन के कॉन्टेक्स्ट पर मोहम्मद बिन कासिम ने साथियों ये पाया कि जो आपके बुद्धिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय मुसलमानों का विरोध उस समय किया था। क्योंकि जो आपके बुद्धिस्ट हैं इन्होंने उस समय मुसलमानों का विरोध किया था। इसी नाते हमको अब ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं
उन पर जजिया टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो लाने का कार्य किसने किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही कैलकुलेट करके चलेंगे कि जब सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम अपने सैनिक अभियानों का संचालन कर रहा था तो उस समय जो मुस्लिम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके अगेंस्ट जाकर के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद बिन कासिम बाद में क्या करेगा? बौद्ध जो आपके साधु हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपके हैं, उन पर जजिया टैक्स का इम्पोजिशन लेकर के आएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को थोड़ा क्या है अपने माइंड में आप लोग क्या है कैलकुलेट करके चलेंगे। ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर मोहम्मद बिन कासिम का रेफरेंस और बार बार शरीयत का रेफरेंस, जिस तरीके से हमने आपको डायरेक्शंस देने का कार्य किया है, इसके अकॉर्डिंग आपको व्यवहार करने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब आपके एग्जामिनेशन में बात आती है तो ऐसा तो है नहीं कि आज के समय में बहुत सीधा क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए। तो हो सकता है कि वो अपने सवाल को क्या बना दे? लैंग्वेज ओरिएंटेड बना दे। अगर वो अपने सवाल को लैंग्वेज ओरिएंटेड बनाने की बात करेगा तो फिर आपको उसी के बिहाफ पे क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट करके चलना पड़ जाएगा। अब अदर रेफरेंसेस आपको कैसे उठाने पड़ते हैं? सपोज दैट आपने क्या कहा? आपने यहाँ पर जजिया टैक्स कहा, तो जजिया टैक्स का जो एसोसिएशन है अब आपको कैसे कैसे करना पड़ेगा? जजिया टैक्स का जो एसोसिएशंस हैं वो अब आप कैसे कैसे लेकर के चलेंगे? तो एक करैक्टर तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक, दैट मीन्स FST। ठीक है। एक करैक्टर आपको क्या लेके चलने पड़ेंगे? अकबर महोदय। अकबर को यहाँ कैलकुलेट करना क्या है? काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और एक करैक्टर आप लोग मेरे हिसाब से क्या लेके चलेंगे? औरंगजेब। औरंगजेब का रेफरेंस जो है ये उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में कई बार पुटअप किया गया है। आपके जो दोनों कमीशंस हैं ये उसका पैट क्वेश्चन बनता है औरंगजेब के रिगार्डिंग। वो आपसे बिल्कुल क्या है बातचीत करके चलेगा इसके बारे में। तो देखो, FST के बारे में हमने हमेशा कहा है कि जैसे ही 1351 AD में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है तो हम सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास क्या है? अपना कोई लीगल सक्सेसर नहीं रहा, यानी कि अपना कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं रहा। ऐसे में उस समय का जो उलेमा क्लास है उसने अपने आप को एक्टिव कर लिया, और जब उलेमा क्लास ने अपने आप को एक्टिव किया तो फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक का लीगल सक्सेसर माना गया। एक तरीके से उलेमा वर्ग ने यह माना कि फिरोज शाह तुगलक ही मोहम्मद बिन तुगलक के क्या माने जाएंगे? वैध उत्तराधिकारी माने जाएंगे। यानी कि अब हमको यह कहने का मौका मिल जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जिस इन्वायरमेंट में दिल्ली के सिंहासन पर अपने आप को इस्टेब्लिश करके चलेगा, वहां पर पूरा कोऑपरेशन किसका रहेगा? उलेमा क्लास का रहेगा और नोबल क्लास का रहेगा। यहां हमको कैलकुलेशन किसकी करनी है? उलेमा क्लास की कैलकुलेशन करके चलनी है। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 1351 AD में सिंध प्रांत में ही यह डिसाइड हो गया था कि फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक का हम लोग क्या मानेंगे? लीगल सक्सेसर मानेंगे। दिल्ली से फिरोज शाह तुगलक को कहां बुलवाया गया? सिंध प्रांत में बुलवाया गया। और जब सिंध प्रांत में पूरा यह डिसाइड हो गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के लीगल सक्सेसर कौन माने जाएंगे? FST माने जाएंगे। तो सिंध प्रांत से लेकर के दिल्ली तक रास्ते में जितने भी मंदिर उस समय पड़े उन सबको नष्ट करवाने का कार्य किसने किया था? FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो अब आपके लिए कहना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर शरीयत के नियमों का वायलेशन कर दिया है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने वायलेशन किया शरीयत के नियमों का बुद्धिस्ट मॉन्क्स पर, है ना, जजिया टैक्स का इम्पोजिशन करके, वैसे ही ये भी क्या है शरीयत के नियमों का वायलेशन करेंगे। और जैसे ही शरीयत के नियमों का वायलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने जजिया टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो किस क्लास पर कर दिया था? इन्होंने जजिया टैक्स का जो आपका इम्पोजिशन है वो किस क्लास पर किया? तो आपको अब कहने का मौका मिल जाएगा किस क्लास पर किया था साथियों? ब्राह्मण क्लास पर किया था। दैट मीन्स किस पर किया था? ब्राह्मण वर्ग पर किया था। और ये उसको करना ही था, ये उसको करना ही था, क्योंकि उलेमा क्लास को बदले में कुछ ना कुछ तो देना था। उलेमा क्लास ने एज अ किंग मेकर रोल प्ले किया, आपका कोऑपरेशन किया, आपको दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। तो बदले में आपको अपने धार्मिक नीति के माध्यम से उलेमा क्लास को कुछ ना कुछ दे करके चलना था। आपने बड़ा पुरस्कार क्या दे दिया? आपने कहा कि भैया हम क्या हैं, ब्राह्मण जो आपका क्लास है उस पर क्या है जजिया टैक्स का इम्पोजिशन करके चलेंगे। इसका दूसरा मतलब भी है।
दूसरा मतलब कई बार आप लोग ऐसे कैलकुलेट करके चलते हैं कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में जो उलेमा क्लास है ना, ये इस्लामिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट, शरीयत के नॉर्म्स के अगेंस्ट, उलेमा क्लास के अगेंस्ट क्या है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चल रहा है। तो इस नाते आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ब्राह्मण वर्ग पर जजिया कर का इम्पोजिशन है, उसका आरोपण है, उसको आरोपित किया गया है, तो ब्राह्मण क्लास के लोगों को क्या है, एक प्रकार का पनिशमेंट दिए जाने की बात हो रही है। जब आप अकबर की बात करेंगे तो अकबर, यहां समय आपको लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टाइम ओरिएंटेड कैलकुलेशन है। तो अकबर के शासनकाल में आप कहाँ जाएंगे, 1564 एडी में जाएंगे। और जब अकबर के शासनकाल में आप 1564 एडी में जाएंगे तो आपको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि अकबर ने जजिया टैक्स पर क्या लगा दिया है, प्रोहिबिशन लगा दिया है। अकबर ने जजिया टैक्स पर क्या लगा दिया है, प्रोहिबिशन लगाने का कार्य किया। यानी कि 1564 में अकबर ने क्या है, अपनी धार्मिक नीति को कैलकुलेट करते हुए जजिया टैक्स को हटा दिया एक तरीके से, या आप कह सकते हैं कि जजिया टैक्स को क्या है, प्रोहिबिट कर दिया है, या जजिया टैक्स पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया है। अकबर का मानना यह था कि भाई नॉन मुस्लिम सोसाइटी के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अकबर ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर दिखाई है। और अकबर ने साफ साफ कहा कि हम क्या हैं, जजिया टैक्स पर हम कंप्लीट प्रोहिबिशन लगा के चल रहे हैं। यह मामला किसका रहेगा, अकबर के शासनकाल का रहेगा। अगर आप औरंगजेब के शासनकाल को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो जरा आप अपने प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको देखने की बात करना। औरंगजेब के शासनकाल में रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा 1679 एडी का, 1679 का। और यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1679 में जो औरंगजेब साहब हैं, ये एक मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं। ये एक मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं, यानी कि एक सैन्य अभियान जो है उसको लॉन्च करते हैं। और ये जो सैन्य अभियान था आपका क्या था, अगेंस्ट मारवाड़ है। किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था, अगेंस्ट मारवाड़। तो ये तो कहना आसान है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति काफ़ी रिजिड है, औरंगजेब बिल्कुल शरीयत के अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहा है। और क्योंकि औरंगजेब अगर शरीयत के अकॉर्डिंग व्यवहार करके चल रहा है तो उसने अपने शासनकाल में जजिया टैक्स को क्या है, री इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अकबर के प्रोहिबिशन के बाद जजिया टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो कौन लेकर के आता है, सीधा औरंगजेब लेकर के आता है। तो एक तो आप ये कहेंगे कि औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति में बिल्कुल क्या है, शरीयत के जो नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके ओरिएंटेड है। अपने धार्मिक नीति में क्या है, बड़ा ही कठोर है। इंडिया को क्या है, एक इस्लामिक स्टेट के रूप में जो है कन्वर्ट करना चाहता है। तो ये कहेंगे हम कि 1679 में उसने जजिया टैक्स को लगाया है, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ग्राउंड और हम साथ साथ कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस सैन्य अभियान के दौरान, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मारवाड़ के विरुद्ध जब औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियान का संचालन किया तो इसी समय उसने क्या है, 1679 में क्या है, जजिया टैक्स को लगाने का कार्य किया था। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी प्रॉपर बाय द बुक, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सिस्टमेटिक जजिया टैक्स को लेकर के एक कैलकुलेशन। हम चाहेंगे कि जो कुछ हमने यहाँ पर आप डायरेक्शंस आपके लिए रखी हैं, इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, आप अपने आप को थोड़ा अवेयर करके चलेंगे, थोड़ा जागरूक करके चलेंगे। और बिल्कुल उम्मीद हम ये मान के चलते हैं कि निकट भविष्य में जिन परीक्षाओं का सामना आपको करना है, अगर उन परीक्षाओं में जजिया टैक्स को लेकर के दाएं बाएं की कैलकुलेशन होती हैं या वेरी डीप लैंग्वेजेज आपके सामने रखी जाती हैं, तो आप सवाल क्या रहेंगे, आपकी ग्रिप में रहेंगे, आपके दायरे में रहेंगे, आप सहूलियत पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। बस यही उद्देश्य क्या है, हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं रह जाता है। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की क्लास को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।